हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माय ऑब्सेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी विंग के स्टेट गया था एंड उसने वहाँ पर बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी उनके बीच डिस्कशन हुआ था एंड इन कुछ टाइम में जो वी लान और नी, इन तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से ये बिजनेस पार्टनर्स भी बन चुके थे, साथ में काम कर रहे थे और बहुत सारे मामले ये अब साथ में ही निपटाने लगे थे। इनके नज़दीक यहाँ एम्परर भी साफ साफ देख पा रहा था। अभी एम्पीरियल सिटी में जो एम्पीरियल सिटी थी, वहाँ पर अभी एक बैंक्वेट रखा गया था जो कि एम्परर ने रखा गया था। और एम्परर ने ये इस वजह से रखा था क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो अब अडल्ट हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी की अडल्ट सेरेमनी रखी थी, जिसमें उसने सारे नोबल हाउस को बुलाया था, जिनमें हमारा वांगशी का भी हाउस शामिल होता है। वांगशी, विंग और मिंजू और साथ में नीहुसन, ये सब लोग उस बैंक्वेट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और अभी हम बैंक्वेट का सीन देखते हैं। बैंक्वेट में सभी लोग आए हुए थे, जितनी भी नोबल फैमिलीज़ थी सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट थी। हालांकि नोबल फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हायर फैमिलीज़ गिनी चुनी थी, या यूँ कहें ड्यूक की फैमिलीज़ गिनी चुनी थी। इस पूरी स्टेट में सिर्फ 5 ड्यूक थे, या यूँ कहें पूरे एम्पायर में 5 ड्यूक थे जो कि इस पूरे एम्पायर को एक तरीके से कंट्रोल करते थे। और जो बीच का एरिया था वो मैजिक टावर और जो एम्परर था उसके अंडर आता था। एम्पायर सिटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक जिसे मैजिक टावर कंट्रोल करता था, जिसके ऊपर एम्परर का कोई हक नहीं था, एम्परर चाहकर भी उस सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एंड सेकंड, एम्पायर जो बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था, लेकिन सिर्फ मैजिक टावर को छोड़कर। मैजिक टावर उसके कंट्रोल से बाहर था और इसका रीज़न था मैजिक टावर के फाउंडर। हाँ, मैजिक टावर के जो फाउंडर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि अगर वो चाहते तो पूरे एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करते थे। मैजिक टावर हमेशा से अपनी ताकत को प्रोटेक्ट कर कर रखता था, अपनी ताकत को सेव करके रखता था, किसी के सामने अपनी ताकत का बखान नहीं करता था कि हम इतने पावरफुल हैं। और अभी हम देखते हैं कि वांगशी, विंग, साथ में नीहुसन और नीमिंजू, ये सब पार्टी में एंटर करते हैं। देखते हैं पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी जिन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनी हुई थी। विंग के साथ उसकी शिजे भी थी। हालांकि वांग जी के साथ लान्यांग नहीं थी क्योंकि वो अपनी एकेडमी में गई हुई थी और उसने आने से वैसे भी मना कर दिया था। वांग जी ने उसे लेटर भेजा था कि क्या वो प्रिंसेस की अडल्ट सेरेमनी में आएगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उसे इंटरेस्ट नहीं है और वो अभी अपनी जो अकेडमी है उसके वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। इस वजह से उसने विंग को साफ मना कर दिया। वहीं विंग जो कि अपनी शिजे को लेकर आया था और यानली जो कि इस पार्टी में घूम रही थी, तभी यानली के सामने ज़ेशान आता है। ज़ेशान जो कि अब ड्यूक बन चुका था। हाँ, उसके फादर ने उसे ड्यूक की पोजीशन दे दी थी क्योंकि उसके फादर एक नंबर के अय्याश थे। उनकी बहुत सारी माशुकाएँ थी और साथ में बहुत सारे उनके बच्चे भी थे जो कि नाजायज़ थे। और ये बात ज़ेशान बहुत अच्छे से जानता था। वो भी अपने फादर के ही नक्शे कदम पर चल रहा था, बस फ़र्क इतना था कि वो ये सब करता बहुत कम था। हाँ, उसके नाजायज़ बच्चे नहीं थे, वो इस चीज़ का ध्यान रखता था, लेकिन उसके फादर इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो बस अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। ज़ेशान जो कि इस पार्टी में आता है, वो अपने साथ एक लेडी को लेकर आया था जो कि उसकी पार्टनर थी। हाँ, उसकी पार्टनर थी। ज़ेशान उस लेडी के सामने यानली को देखता है एंड फिर वो उस लेडी का हाथ छोड़ देता है। ये देखकर उस लेडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ज़ेशान से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो सिर्फ एक नोबल लेडी थी एंड ज़ेशान एज अ ड्यूक, हाँ वो एक ड्यूक था और एक ड्यूक की पावर वो अच्छे से जानती थी, इसलिए वो ज़ेशान को कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो यानली को घूर कर ज़रूर देखती है। यानली इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है और ज़ेशान जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, यानली एक नज़र विंग को देखती है एंड फिर वो ज़ेशान का हाथ पकड़ लेती है। हालांकि उसे भी ये चीज़ पसंद नहीं आती कि ज़ेशान इतनी लड़कियों के साथ घूमता है। ज़ेशान काफ़ी बदनाम था इस नाम से कि वो एक नंबर का अय्याश इंसान है।
पर फिर भी यानली की जो मैरिज थी वो जिन ज़ीशुआन से फिक्स हुई थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जिन ज़ीशुआन के कनेक्शन एम्प्रेसेस थे, और इसी वजह से उसके मदर चाहते थे कि जिन ज़ीशुआन की शादी यानले से हो, लेकिन यानली नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसे करना पड़ रहा था। वो ना चाहते हुए भी जिन ज़ीशुआन की हर हरकत को टॉलरेट कर रही थी। ज़ीशुआन यानली को पार्टी में साथ घुमाने लगता है और वो बहुत सारे नॉवल मैन से यानली को इंट्रोड्यूस करवाता है। यानली उनसे अच्छे से बात करती है, लेकिन वो सबकी नज़रें देख पा रही थी कि सब यानली को किन नज़रों से देख रहे थे। पर यानली इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो कोई भी पखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। वो हर चीज़ को ईज़िली सॉर्ट आउट करना चाहती थी। यानली ऐसे ही पूरी पार्टी में ज़ीशुआन के साथ घूम रही थी। वहीं विंग और वांग जी अलग अलग बाकी सारे लोगों से मिल रहे थे। निहोसान भी बहुत सारे लोगों से मिल रहा था। तभी विंग की नज़र एक कॉर्नर पर जाती है जहाँ पर वेंशु खड़ा था, वेंचाओ का छोटा भाई। हाँ, वेंशु वेंचाओ का छोटा भाई है और वो काफ़ी स्मार्ट है एंड एम्पर बनने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। पर एम्पर की जो पोजीशन है वो वेंचाओ के लिए ऑलरेडी प्रिजर्व की गई है, क्योंकि वेंचाओ की जो मदर थी, हाँ, वेंचाओ की जो मदर है वो एक डार्क मैजिशियन है और साथ में वो बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है। इसी वजह से वेंचाओ इसके लिए क्वालिफाई है। और जो जिन वेंशु है वो एक तरीके से देखा जाए तो वेनिंग का ही ब्रदर है, पर छोटा भाई। पर वेंशु जो कि कोई मैजिशियन नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी स्वॉर्डमैनशिप, उसकी जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बहुत हाई लेवल की है। वो वेंचाओ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड की वजह से और अपनी मदर के ना होने की वजह से उसे एम्पीरियल फैमिली में इतना कुछ मानते नहीं हैं लोग। इसलिए वेंशु जो कि एक कोने में खड़ा था और सबको देख रहा था, वेंशु जो कि खुद भी 16 साल का था और वो सबको बस अपनी उन खाली नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दिखने में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन फिर भी वो किसी को भी उन नज़रों से नहीं देख रहा था। वेंशु की नज़रें सब लोगों पर एक एक करके जा रही थी और ऐसे ही वेंशु सभी को एक नज़र देखता है एंड उसके हाथ में जो रेड वाइन का ग्लास था वो उसे हिलाने लगता है। उसने अभी तक उसकी एक सिप तक नहीं ली थी, क्योंकि उसे पता था कि इस ग्लास में उसके लिए पॉइजन ऑलरेडी पोर कर रखा था। हाँ, वेंशु के हाथ में जो ग्लास था उसमें पॉइजन था और ये देने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर थी। और वेंशु ये बात बहुत अच्छे से जानता था। आखिर पॉलिटिकल चीज़ों में वो इतना स्मार्ट जो था, उसे देखकर ही समझ आ गया था कि ये ग्लास पॉइजन से भरा हुआ है। पर उसने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप उस ग्लास को ले लिया, लेकिन उसमें से एक सिप तक नहीं ली। वेंशु बस अपनी उस पूरे एम्पायर के उन सभी पावरफुल लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र ड्यूक विभूषण पर जाती है। वेंशु उन्हें देखता है एंड अपनी वाइन के ग्लास को हिलाने लगता है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये सुनकर वेंशु चौंक जाता है एंड वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर ड्यूक लान वांगजी खड़ा था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब ड्यूक लान वांगजी उसके पास आ गया। ये देखकर वेंशु थोड़ा चौंकता है, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को बरकरार रखते हुए कहता है, ड्यूक आप यहाँ? एंड ये बोलकर वेंशु वांगजी को देखता है। वांगजी उसे ग्रीट करता है, क्योंकि वो एम्पीरियल फैमिली से तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन उससे ज़्यादा हाई है, इसलिए वांगजी उसे ग्रीट करता है एंड वेंशु भी उसे ग्रीट करता है। वांगजी उसके पास खड़ा होकर कहता है, क्या देख रहे हो यहाँ से? इस पर वेंशु कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पार्टी को एंजॉय कर रहा था, आप भी एंजॉय कीजिए। एंड ये बोलकर वो अपने वाइन को ग्लास को उठाता है। ये देखकर वांगजी अपने वाइन को ग्लास उठाता है, लेकिन वो भी अपने वाइन के ग्लास से एक सिप तक नहीं लेता, वो भी इस ग्लास को हिलाने लगता है। और ये चीज़ वेंशु भी देख रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि शायद वांगजी के ग्लास में भी कुछ तो गड़बड़ हुई है। वेंशु उससे पूछता है, आप वाइन क्यों नहीं पीते हैं? जिस पर वांगजी कहता है, ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। जिस पर वेंशु कहता है, मेरे ग्लास में पॉइजन है। वेंशु सीधा सपाट वांगजी से ये चीज़ बोल देता है। ये देखकर वांगजी थोड़ा चौंकता है और वो वेंशु की तरफ देखता है। जिस पर वेंशु कहता है, क्या हुआ, आप इस बारे में नहीं जानते? जिस पर वांगजी कहता है, लगता है एम्प्रेस जल्दी ही तुम्हें हटाना चाहते हैं।
इस पर वंशु कहता है ऑफ कोर्स ये बात कहाँ किसी से छुपी है। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे से उसकी गद्दी छीन लूँगा। लेकिन जिस पर वांग जी उसकी बात कंप्लीट करते हुए कहता है इसमें कोई दो राह ही नहीं है क्योंकि तुम उससे ज़्यादा काबिल हो। ये सुनकर वंशु एक स्माइल के साथ कहता है फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पावर बोलती है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई पावर नहीं है, ना मेरी मदर ना मेरा वो भाई जो कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। इस पर वांग जी कहता है मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें अकेला छोड़ा है। इस पर वंशु बस वांग जी की तरफ देखता है एंड अपने सर को हिलाता है। वांग जी इसे देखकर पूछता है वैसे अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुम, इस पर वंशु कहता है मैं एम्परर के खिलाफ क्यों नहीं जाता। इस पर वांग जी कहता है तुम्हारी मदर का बैकग्राउंड भी कोई वीक नहीं था। जिस पर वंशु कहता है लेकिन अब वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे इसलिए तो मेरा भाई यहाँ से चला गया। जिस पर वांग जी कहता है पर अगर तुम किसी और से सपोर्ट मांगो तो वो तुम्हारी मदद करेंगे ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई एम्परर को पसंद करता हो हर किसी की तरह। ये बोलकर वो अपना वाइन का ग्लास उठाता है। उसका इशारा वंशु बहुत अच्छे से समझ चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो था, इसलिए वो वांग जी का इशारा समझ चुका था। वैश्य अपने बहन का ग्लास उठाकर वांग जी से चेयर करते हुए कहता है पता चला मुझे मेरे भाई से सगाई हुई आपकी बहन की, काफ़ी खुशी हुई है जानकर। और ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। जिस पर वांग जी कहता है क्योंकि मैं अपनी बहन की सगाई एम्पर के उस बेटे से नहीं करना चाहता था। इस पर वंशु कहता है मैं भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन था। इस पर वांग जी हंसते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, शायद तुम नहीं जानते लेकिन एम्परर की नज़रें तुम पर हमेशा गड़ी रहेंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी भी तरीके से एम्पीरियल फैमिली में इन्वॉल्व हो। इस पर वंशु कहता है लेकिन फिर भी आपने उसे इन्वॉल्व कर ही दिया, आई थिंक आप जानते हैं ना। इस पर वांग जी कहता है वैनिंग इन सबसे अलग है, तो हम जानते हो ना बहुत पहले वो रिश्ता तोड़ चुका है एम्परर से और अब एम्परर चाहकर भी उसे अपनी तरफ नहीं कर सकता। इस पर वंशु कहता है अफसोस काश मैं भी ये कर पाता। इस पर वांग जी कहता है सही कहा। वंशु कहता है वैसे मदद करेंगे आप मेरी अगर मैं हेल्प मांगूँ तो। इस पर वांग जी कहता है मांग कर तो देखो शायद। जिस पर वंशु कहता है मुझे शायद नहीं, मुझे कंफर्म चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन। जिस पर वंशु कहता है मैं कुछ भी करूँगा। इस पर वांग जी बस वंशु की तरफ देख कर कहता है एम्परर और उसकी वाइफ। जिस पर वंशु कहता है ब्लैक मैजिशियन है। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी होती है और वह वंशु की तरफ देखता है। जिस पर वंशु कहता है ब्लैक मैजिक, आई नो, बहुत पहले ये खबर आई थी कि ब्लैक मैजिक करने वाले हर इंसान को मार दिया गया, पर अफसोस कुछ बच चुके हैं और उनमें से एक मेरे वो फादर एंड मेरी वो मदर हैं। इस पर वांग जी कहता है लेकिन वेनिंग तो एक प्योर फाइट मैजिशियन है और जितना मुझे पता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक है ही नहीं। अगर जो एम्प्रेस थी वो फाइट मैजिक कर सकती थी और एम्पर ब्लैक मैजिक, तो फिर उनका बेटा सिर्फ फाइट मैजिक क्यों कर सकता है। इस पर वंशु कहता है क्योंकि हम हमारे फादर के बच्चे नहीं हैं। यही जानकर तो उन्होंने मेरी मदर को मार दिया। ये सुनकर वांग जी को शॉक लगता है एंड वो वंशु की तरफ देखते हैं। इस पर वंशु कहता है बिल्कुल, उन्होंने मेरी मदर को मार दिया क्योंकि हम उनके लवर के बेटे हैं। एंड ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है उनका लवर पता है कौन था। इस पर वांग जी कोई जवाब नहीं दे पाता। इस पर वंशु कहता है आप जान जाएंगे, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि उनका लवर कौन था। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी इन सब के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसने पूरी नॉवल पढ़ी थी एंड वो जानता था कि एम्प्रेस किसी से छुपकर मिलती थी, पर वो कौन था इसके बारे में वांग जी को कभी कुछ नहीं पता चला क्योंकि नॉवल में कभी ये चीज़ रिवील ही नहीं हुई। उससे पहले ही एम्प्रेस की डेथ हो चुकी थी एंड वांग जी इन सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जिसे एम्प्रेस मिलती थी।
क्या सच में वैनिंग किसी और का बेटा है? ये सोचकर वो गहरी सोच में चला जाता है। ऐसे ही वांग जी पूरी पार्टी एंजॉय करता है। विंग उसके पास आता है। विंग वांग जी के कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ लांसान, तुम काफ़ी खोए खोए लग रहे हो। इस पर वांग जी धीरे से फुसफुसा कर कहता है, हम बाद में बात करेंगे। इस पर विंग कहता है, मैं तुम्हारा कैरेज में वेट करूँगा। इस पर वांग जी बस हाँ में जवाब देता है। ऐसे ही विंग और वांग जी उस पूरी पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यानली को देखते हैं। यानली जो कि अब अकेले पार्टी में थी, क्योंकि जिन जिशान उसे थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम का बहाना देकर कहीं निकल गया था। एंड यानली जानती थी कि वो वॉशरूम तो नहीं गया। यानली कॉरिडोर में घूम रही थी, क्योंकि वो पार्टी हॉल से थोड़ा दूर आ गई थी, थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए। यानली तभी वो देखती है जिन जिशान, हाँ उसका मंगेतर, वो अभी एक लेडी को किस कर रहा था जो कि उस एज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड उसने उस लेडी को एक वॉल पर पुश कर रखा था। एंड उसका हाथ जो उस लेडी के वेस्ट में था, एंड वो उसे स्क्वीज़ करते हुए उसे किस कर रहा था। और यानली दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द था, आंसू थे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल में एक आशा थी कि शायद जिशान ये सब छोड़ दे, शायद वो बदल जाए। लेकिन जब भी वो जिशान कैसी हरकतें करते देखते थे, उसका दिल टूट जाता था। पर वो कभी भी जिशान के सामने नहीं गई। हाँ, उसने सिर्फ सुना था, लेकिन आज वो देख रही थी, अपने दिल के हज़ारों टुकड़े होते हुए देख रही थी। वो जिशान कैसे इस लेडी को किस कर रहा है, कैसे उसे टच कर रहा है, यानी साफ देख रही थी। तभी वो देखती है कि जिशान उस लड़की की उस ड्रेस की चेन को ओपन करता है और अपने हाथों को अंदर डालता है। यानली दूर से ये सब देख रही थी। तभी एक हाथ यानली की आंखों पर आता है। यानली को ये खुशबू थोड़ी जानी पहचानी लगती है। तभी वो हाथ यानली की आंखों को कवर कर देता है एंड यानली को टर्न कर देता है। यानली जो कि टर्न होती है एंड उसका सर अब उस इंसान के शोल्डर्स पर था। यानली को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये खुशबू जानी पहचानी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ये किसकी खुशबू है। पर यानली इन हाथों के टच को समझ पा रही थी, फील कर पा रही थी। और वही उस इंसान की वो गोल्डन आइज जो सामने देख रही थी जिशान को, एंड उसके चेहरे पर एक छोटी सी या यूँ कहें एविल स्माइल थी, और वो जिशान को देख रही थी। और अगले ही पल यानली जो कि उस इंसान के शोल्डर्स पर अपने उन आंसू को गिराते हुए, उसे नहीं पता ये कौन है, लेकिन उसे बस एक शोल्डर मिल गया था, कंधा मिल गया था जिस पर वो अपना सर रख कर रो सकती थी। यानली काफ़ी देर तक उस इंसान को बिना जाने बिना पहचाने उसके कंधे पर अपना सर रखकर सिसक कर रोती है। एंड जब यानली करीब आधे घंटे बाद खुद को शांत महसूस करती है, वो उस शोल्डर से अपने सर को ऊपर उठाती है एंड वो उस इंसान की तरफ जैसे ही देखने वाली थी कि वो इंसान टर्न हो जाता है। यानली को समझ पाती कि वो इंसान वहाँ से निकल लेता है। यानली ये देखकर अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन रोने की वजह से उसका गला जैसे कि उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती। यानली बस देखती है कि वो इंसान वहाँ से जा चुकी है। हाँ, वो एक लड़की थी जो कि जैसे आई वैसे ही वो चली भी गई, शायद किसी परछाई की तरह। यानली को तो ये कोई सपना लग रहा था, लेकिन वो सच में किसी के कंधे पर सर रखकर कुछ देर तक रोई थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एक कॉरिडोर का सीन, जहाँ पर वेनिंग खड़ा था एंड उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था एंड वो उसे शेक करके सिप लेने वाला था कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वेनिंग एक गहरी सांस लेता है, जैसे कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हो। वेनिंग अपनी नज़र उठाता है तो उसके सामने लान यांग खड़ी थी, जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी एंड उस पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लान यांग जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, हाँ वो अब 15 साल की जो हो चुकी थी। लान यांग अपनी नज़रें उठाकर वेनिंग को घूर कर देखती है, जिस पर वेनिंग कहता है, क्या यार वाइन तो पीने दो मुझे। जिस पर लान यांग उसके हाथ से वाइन का ग्लास छीन कर कहती है, आप वाइन नहीं पी सकते, जानते हैं ना। जिस पर वेनिंग कहता है, क्या ज़बरदस्ती है, फियांसे हूँ मैं तुम्हारा। इस पर लान यांग उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। इस पर वेनिंग कहता है, हाँ हाँ मान लिया, तुम नहीं मानती मुझे फियांसे, लेकिन
हूँ ना, मैं दुनिया के सामने तो हूँ। जिस पर वान्यांग अपनी आंखें घुमाती हैं। ये देख वैनिंग अपना हाथ उसके वेस्ट में डालकर अपनी तरफ खींच कर कहता है, हे ऐसे मत आंखें घुमाओ यार, मैं तुम्हारा सच में फियांसे हूँ और मुझे बुराई क्या है, हैंडसम हूँ, इतना पावरफुल म्यूजिशियन हूँ और साथ में इतना ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, थोड़ा तो मुझ पर तरस खाओ। जिस पर लान्यांग वैनिंग के हाथ को देखती है जो कि उसकी वेस्ट में था। देख कर लान्यांग की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो वैनिंग को ऐसे देखती है जैसे कह रही हो मरना चाहते हो। जिस पर वैनिंग एक झटके से उसको छोड़कर कहता है, अच्छा पापा सॉरी, गलती हो गई जो मैंने तुम्हें टच कर लिया। और ये देखकर ये लान्यांग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। तभी वेंचिंग आते हुए कहती है, क्या हुआ, फिर से तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। जिस पर लान्यांग कहते हैं, क्या शीजे, आपको पता है ना आपका भाई पिटने के काम करता है। जिस पर जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ सही कहा तुमने, वैसे भी इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने तुमसे सगाई की। एंड ये बोलकर वेनिंग अब हंसने लगती है। ये देखकर वेनिंग कहता है, श्रेज ये मेरी हालत का मजाक मत उड़ाइए। जिस पर लान्यांग कहती है, चले यहाँ से। जिस पर यानली कहती है, हो गया तुम्हारा काम। जिस पर लान्यांग कहती है, नहीं। जिस पर वेंचिंग कहती है, तो फिर भी चाह रही हूँ। इस पर लान्यांग कहती है, बस अब मेरा मूड नहीं है यहाँ रुकने का। एंड ये बोलकर उसकी आंखों के सामने यानली का रोता हुआ फेस आ रहा था। ये देखकर वेनिंग कहता है, क्या बात है, किसी ने तुम्हारा मूड चेंज कर दिया, ऐसा तो पहली बार हुआ है। जिस पर लियांग वेनिंग को घूर कर देखती है। इस पर वेनिंग कहता है, क्या ऐसे मत घूरो, मास्टर हूँ मैं तुम्हारा, मैजिक सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। जिस पर लान्यांग कहती है, तो एहसान कर रहे हो मुझ पे, भूलो मत बचाया है मैंने तुम्हें। इस पर वेनिंग कहता है, हाँ तुम्हारे भाई ने मुझे बचाया है, इस बात का तुम मुझसे बदला जो ले रही हो। जिस पर लान्यांग कहती है, तो फिर अब तुम इस बात को मान जाओ और चुपचाप चलो यहाँ से, वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का मूड नहीं है, ये पार्टी कितनी बकवास है। जिस पर वेंचिंग एक फ्रूट खाते हुए कहते हैं, सही कहा, बहुत बकवास है। जिस पर वेनिंग और यांग वेंचिंग को देखते हैं जो कि मुंह बना रही थी। तभी यांग वेंचिंग के कान में धीरे से कहती है, ऐसे वेंचिंग शीजिए। जिस पर वेंचिंग उसे गौर से देखते हैं। जिस पर कहती है, वेंचिंग शीजिए, वैसे मैं सोच रही थी आपके लिए म्यान कैसी रहेगी। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, यू उसका नाम मत लो, पता नहीं उस एम्पर के साथ क्या क्या करती है। जिस पर यांग हंसते हुए कहती है, ओह रियली, मतलब आपको भनक है कि आपका फादर जिस पर वेनिंग कहता है, नाम मत लो उस इंसान का, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जिस पर यांग कहती है, सच में मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है उस इंसान का नाम लेकर, अपने बेटे से मेरी सगाई करवाना चाहता था। इस पर नहीं कहता है, हुई तो नहीं ना तुम्हारी। इस पर यांग कहते हैं, इसी बात का तो मैं खुशी मनाती हूँ कि मेरी शादी उससे ना होकर, सगाई उससे ना होकर तुम्हारे साथ हो गई। ये बोलकर वो वेनिंग के कंधे पर हाथ रख लेती है। जिस पर वेनिंग उसका कंधा हाथ छटक कर कहता है, टच मत करो मुझे, मैं करता हूँ तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लगती है और अब तुम मुझे टच कर रही हो तो। जिस पर यांग कहती है, मैं तो तुम्हें एज अ मास्टर टच कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो ना। जिस पर वेनिंग कहता है, हाँ पहला मास्टर हूँ जो अपनी ही स्टूडेंट से डरता है। इस पर यांग बस स्माइल करती है। जिस पर वेनिंग कहता है, अगर तुम्हारे भाई को पता चला ना कि तुम एकेडमी की जगह मैजिक टावर में रह रही हो ना, तो सच में तुमसे पहले वो मेरा मर्डर करेगा। जिस पर यांग हंसते हुए कहते हैं, भाई को बताएगा कौन, और पहली बात वो मैजिक टावर में आएंगे क्यों, और अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनके लिए तो अकेडमी में ही हूँ ना। जिस पर वेनिंग कहता है, हाँ जब से तुमसे सगाई हुई ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तुमने। जिस पर यांग कहते हैं, अफसोस क्यों की मुझसे सगाई, मैंने कहा था कि मुझसे सगाई करो। इस पर वेनिंग कहता है, किस्मत है ये मेरी। जिस पर यांग बस हंसती है। इस पर वेंचिंग कहती है, अपने लिए किसी ढंग के इंसान को ढूंढ लो, इससे तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इस पर यांग कहते हैं, ऑफ कोर्स मेरी शादी इससे नहीं होगी क्योंकि मैंने अपने लिए किसी को ऑलरेडी बुक कर रखा है। जिस पर यानली कहते हैं, इतना इजी नहीं है। इस पर यहाँ कहते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए। एंड बोलकर वो वेनिंग को आँख मारते हैं। जिस पर वेनिंग कहता है, यू ऐसी हरकतें मत करा करो। जिस पर यहाँ बस हंस पड़ती हैं। ये देखकर वेनिंग अपनी चुटकी बजाता है और अगले ही पल वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो मैजिक टावर में आते हैं। जिस पर वेनिंग कहता है, जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, काफ़ी थक गई हो तुम। इस पर यांग सिटी बजाते हुए अपने रूम की तरफ निकल लेती है। जिस पर वेनिंग कहता है,
ये मुसीबत ही है। इस पर वेंचिंग हंसते हुए कहती है, पर तुम्हें ये मुसीबत काफ़ी पसंद है। इस पर वेनिंग एक डीप शाय करके कहता है, हाँ सच में इसकी शक्ल कितनी भोली है, लेकिन अंदर से एक नंबर की शैतान है ये, पता नहीं कहाँ से खुराफात लेकर आती है। इस पर जिस पर वेंचिंग कहती है, फिर भी इतनी बुरी भी नहीं है। इस पर वेनिंग कहता है, पर मैं खुश हूँ कि वो बाकी लोगों की जैसी नहीं है जो उस एम्परर के इशारों पर नाचे। इस पर वेंचिंग कहते हैं, बिल्कुल, और ये बोलकर वो स्माइल करती है। अभी वेंचिंग कहती है, वैसे क्या तुम उसे सच बताने वाले हो? जिस पर वेनिंग कहता है, कौन सा सच? जिस पर वेंचिंग कहती है, हमारा सच, कि हम उस एम्परर के बेटे नहीं हैं। शायद उसे भी यही लगता हो कि हम एम्परर के बेटे हैं, शायद इसीलिए वो तुमसे इतना दूर हो। अगर उसे सच पता चल जाएगा तो शायद वो तुम्हें अलग नज़रों से देखे। इस पर वेनिंग कहता है, जी वो कभी मुझे प्यार नहीं करने वाली। इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ तुम्हें एक बार इजहार तो करना चाहिए। इस पर वेनिंग कहता है, मेरा दिल टूट जाएगा। इस पर वेंचिंग कहती है, जैसे मेरा टूटा था। जिस पर वेनिंग कहता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपको भी ब्रदर भी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे। इस पर वेंचिंग कहती है, वो है हैंडसम। इस पर वेनिंग कहता है, हाँ पता है मुझे, लेकिन फिर भी वो ड्यूक लानवांग जी को पसंद करते हैं। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, हाँ, और ये शायद। इस पर वेनिंग कहता है, प्लीज़ शीजिए, मेरे जले पर नमक मत छिड़किए। इस पर यानली कहती है, ये बात तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन ये बात सच है, वो किसी और को पसंद करती है। इस पर वेनिंग कहता है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, शायद कभी उसका दिल मेरे लिए धड़क जाए। जिस पर वेंचिंग कहती है, कभी नहीं। और ये बोलकर वो वेनिंग के सर को सहलाकर कहती है, अपना ध्यान रखना, और हाँ उसकी शरारतों को इतने भी हल्के में मत लेना। इस पर वेनिंग बस हंसता है और वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं वेनिंग एक डीप शाय करता है और वो अपने हाथ को देखता है जहाँ वो रिंग थी जो कि उसे यांग ने पहनाई थी। उस रिंग को देखकर वेनिंग उसे धीरे से किस करके कहता है, काश तुम मेरी किस्मत में होती। एंड ये बोलकर वेनिंग उस रिंग को किस करता है एंड उसके बाद वो अपने रूम की तरफ निकल जाता है। वहीं हम लान्यांग को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है। हाँ, वो एकेडमी में ऐसा नहीं था कि वो गई नहीं थी, हाँ उस एकेडमी में थी, लेकिन कुछ टाइम तक ही। उससे एकेडमी में जल्द ही वो बोर हो गई थी और वहाँ पर जो वैन चाओ था वो उसे हर रोज़ परेशान करता था, हर रोज़ उसे बुली करने के नए नए आइडियाज़ ढूंढता था। और वैन चाओ जो कि एम्परर का बेटा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी मिली हुई थी। उसे ना टीचर कुछ कहते थे ना प्रिंसिपल, और इस वजह से लान्यांग को बहुत गुस्सा आता था और वो वैन चाओ को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो उसके ऊपर वैसे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एम्परर का बेटा था, और अगर वो कुछ करती तो इसका जो खामियाजा था शायद उसकी फैमिली को भुगतना पड़ता। इसलिए लान्यांग ने फैसला किया कि वो एकेडमी को छोड़ देगी, और उसने यही किया। वो जब एकेडमी को छोड़कर जा रही थी तब गलती से उसके रिंग पर उसने 2-3 बार रब कर दिया, जिस वजह से वेनिंग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया। और जब वेनिंग ने लान्यांग को एकेडमी से बाहर देखा तो उसने उससे वजह पूछी, तो लान्यांग ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वेनिंग ने उसे ऑफ़र दिया कि वो कुछ दिन तक मैजिक टावर में रह सकती है, इसलिए लान्यांग ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया और वो मैजिक टावर में रह गई। और जब उसने वेनिंग को मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैजिक सिखाए। वेनिंग हालांकि इसके लिए नहीं माना क्योंकि हर कोई मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन लान्यांग ने रिक्वेस्ट की कि वो अपना बेस्ट करेगी। इसी वजह से वेनिंग मान गया और उसका मैजिक मास्टर बन बैठा। और लान्यांग अब उससे मैजिक सीख रही थी। हालांकि लान्यांग सिंपल स्पेल्स सीख चुकी थी, पर फिर भी वो इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं थी क्योंकि वो कोई मैजिक फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। पर फिर भी उसकी जो मैजिक सीखने की क्यूरियोसिटी लेवल था, उसकी वजह से उसकी जो मैजिक पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लान्यांग बहुत अच्छी मैजिशियन बन रही थी और उसे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। और जब वांगजी ने उससे कहा कि वो एम्पीरियल फैमिली के बैंक्वेट में चलेगी तो उसे साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि इसमें यानली जाने वाली है तो वो एक नज़र यानली को देखना चाहती थी, इसलिए उसने वेनिंग से रिक्वेस्ट की कि वो अपने भाई से मिलना चाहती है। और वेनिंग भी मान गया, साथ में वेंचिंग भी उसके साथ आ गई। और वो जब यहाँ आई तो उसने यानली को पूरे बैंक्वेट में ढूंढा
वो भी इनविजिबल स्पेल की वजह से उसने खुद को इनविजिबल किया और पूरे बैंक्वेट में यानली को ढूंढने लगी। उसे यानली मिल भी गई जो कि काफ़ी उदास थी और उसने देखा कि यानली कॉरिडोर में जा रही है। वो यानली के पीछे जाती है। वो देखती है कि यानली जिन ज़ीशान को देख रही है जो कि किसी और लड़की के साथ है। और जब उसने यानली की आंखों में आंसू देखे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने यानली के सामने अपनी इनविजिबल स्पेल हटा दी और यानली ने उसे हक कर लिया और वो रोने लगी। जब यानली शांत हुई तो यांग यांग वहाँ से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि यानली को पता चले कि वो यहाँ आई थी। वो बस उसे दूर से देखना चाहती थी, लेकिन यानली के आंसुओं ने उसे उसके सामने आने पर मजबूर कर दिया। और अब लानयांग वापस मैजिक टावर जा चुकी थी जहाँ वो मैजिक सीख रही थी। अकेडमी में उसे तब तक रहना था जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। और अभी लानयांग जो कि 15 साल की हो चुकी थी, बस कुछ साल और बचे थे उसके उस अकेडमी के। उसके बाद उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, भले ही वो अकेडमी में रहे या ना रहे, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रिंसिपल को लेटर भेज दिया था और उसमें उसने उस प्रिंसिपल की बहुत खुफिया हरकतें लिख दी थी, जिस वजह से वो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर गया था। उस प्रिंसिपल को लड़कियों की तरह सजने का शौक़ था, इसी वजह से लानयांग ने उसे ब्लैकमेल किया था कि वो इस बारे में पूरे एम्पायर में फैला देगी। इसी वजह से प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने उसका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी कि लानयांग अकेडमी में रहे या ना रहे, पर उसे अकेडमी से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पक्का मिलेगा। और इसीलिए लानयांग इस चीज़ से बेखौफ थी कि अब उसे अकेडमी से कोई दिक्कत होने वाली है। उसे उसके लेक्चर अटेंड करने की कोई दिक्कत नहीं थी और वो आराम से मैजिक टावर में मैजिक सीख सकती थी, और वो भी वेनिंग और वेंचिंग के साथ। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांगची और वी जो कि अब उस पूरे एम्पीरियल बैंक्वेट में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस आते हैं। एम्प्रेस जिसने डार्क रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, उसका गाउन काफ़ी हैवी था और वहीं उसने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी। रेड कलर के डायमंड्स जो कि उसके नेकलेस में लगे हुए थे, उन डायमंड्स से जो एनर्जी निकल रही थी वो साफ ब्लैक एनर्जी थी, लेकिन वहाँ उसे पहचानने वाला कोई भी नहीं था। एम्प्रेस वहाँ पर जाती है। ये देखकर जो वेंशु था वो भी अब वहाँ पर जाता है। उसके साथ वैन चाओ भी था। वैन चाओ और वेंशु एक एक तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका था और आगे बढ़ाया जाता है। तभी वहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो आती है एंड वो अपने पार्टनर के साथ आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन गोंगशान का दूसरा बेटा जिन जिशुन था। जिशुन जो कि प्रिंसेस के साथ डांस करता है, क्योंकि ये प्रिंसेस के अडल्ट सेरेमनी थी, इसलिए प्रिंसेस के साथ कोई ना कोई मेल डांस करता है जो कि अनमैरिड हो। प्रिंसेस उसके साथ डांस करती है एंड उसके बाद सभी लेडीज़ वहाँ पर डांस करती हैं अपने अपने पार्टनर के साथ। यानली जो ज़ीशान के साथ डांस करती है। ज़ीशान जो कि यानली को अलग तरीके से टच करने की कोशिश करता है। उसके लिप्स जो कि यानली के नेक पर जा रहे थे। यानली को उससे घिन आ रही थी, लेकिन वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। यानली को बहुत अजीब लग रहा था। यानली बार बार उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिन ज़ीशान ने उसकी वेस्ट को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा था। उसके टच से यानली को दिक्कत हो रही थी, उसे प्रॉब्लम हो रही थी, उसे घिन आ रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करती। और जिन ज़ीशान बस वही उसके साथ डांस करते हुए ही उसे टच कर रहा था। जब उसे फ्लिप करने की बारी आती है तो यानली को वो फ्लिप करता है एंड अब उसका हाथ यानली के स्टमक पर था एंड उसकी उंगलियां जो कि यानली के स्टमक पर चल रही थी। यानली अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो उन आंसुओं को रोक रही थी। वो किसी को भी ये दिखाना नहीं चाहती थी। ज़ीशान उसके साथ डांस करता है और जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म होता है वो यानली का हाथ पकड़ता है एंड उसे एक कॉरिडोर की तरफ लेकर जाने लगता है। उसकी हमेशा से नज़र थी यानली पर। वो हमेशा से यानली को चाहता था कि वो उसके करीब आए, उसके बेड तक आए, लेकिन यानली कभी इसके लिए राज़ी नहीं हुई। पहले वो अडल्ट नहीं थे एंड अब यानली जो कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी थी, अब वो यानली का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो यानली को सीधा कॉरिडोर में लेकर जाता है। यानली जो कि 20 साल की थी, वो यानली को एक
पिलर पर पुश करता है एंड यानली के करीब आने लगता है। ये देख कर यानली ज़ीशान को खुद से दूर करते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, क्या कर रहे हो? देखो मैं अपने भाई को बुलाऊँ, प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। जिस पर ज़ीशान कहता है, फियांसे हूँ मैं तुम्हारा, हक है मेरा तुम पर। इस पर यानली कहते, दूर रहो मुझसे। इस पर ज़ीशान कहता है, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एंड ये बोलकर वो यानली के करीब जाने लगता है। वो यानली को किस करने ही वाला था कि तभी उसे कदमों की आवाज़ आती है। ये देख कर ज़ीशान रुक जाता है एंड वो यानली से थोड़ा दूर होता है। वो देखता है तो वहाँ से वांगजी आ रहा था। वांगजी को देख कर यानली को सुकून मिलता है एंड वो जल्द से ज़ीशान से खुद को दूर करती है एंड वांगजी की तरफ जाने लगते हैं। वांगजी जब यानली को अपने पास आते हुए देखता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी वांगजी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मिस जियांग आप यहाँ। जिस पर यानली वांगजी से कहती है, मिस ड्यूक वांगजी, ड्यूक लान। जिस पर वांगजी कहता है, हाँ जी बोलिए। जिस पर यानली कहते हैं, वो मैं मेरे भाई को ढूंढ रही थी। मेरे भाई विंग कहाँ पर है तुम्हें पता है? इस पर वांगजी कहता था, ड्यूक विवुशियान, वो तो अभी बाहर ही गए थे। इस पर यानली कहते, शुक्रिया। एंड ये बोलकर यानली अपने गाउन को उठाती है एंड बाहर की तरफ चली जाती है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसकी नज़र ज़ीशान पर पड़ती है, जो कि गुस्से से यानली को देख रहा था, जो कि वहाँ से बाहर जा रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं वांगजी समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन फिर वो इस मामले में नहीं पड़ता क्योंकि ये विंग का फैमिली मैटर था एंड वो इस तरीके से नहीं बोल सकता, इसलिए वांगजी कुछ नहीं बोल पाता। एंड वांगजी बस ज़ीशान को एक नज़र देखता है एंड वो खुद भी टर्न होकर वापस जाने लगता है। ज़ीशान एक पंच उस पिलर पर मारता है एंड गुस्से से कहता है, यानली फिर से तुम मेरे हाथों से निकल गई। डोंट वरी यानली, तुम्हारी भी तो अडल्ट सेरेमनी होने वाली है। इसके बाद मैं देखूंगा तुम मुझसे कहाँ भागोगी। बस थोड़ा टाइम और फिर तुम 21 साल की हो जाओगी एंड जैसे ही तुम 21 साल की होगी उसी दिन तुम मेरे बेड पर पाओगे और मैं देखूंगा कि तुम मुझसे कैसे भागती हो। एंड ये बोलते हुए ज़ीशान के चेहरे पर एक बहुत खिनौनी स्माइल थी और वहीं यानली जो कि बाहर आती है वो इधर उधर जाने लगती है। वो सीधा विंग को ढूंढ रही थी। तभी उसे विंग दिखता है जो कि हुसैन से बात कर रहा था। यानली विंग के पास आते हुए कहते, अश्विन। वहीं यानली की आवाज़ सुनकर विंग टर्न होता है एंड कहता है, शिजे। वहीं यानली जैसे ही विंग को देखती है वो बिना कुछ कहे विंग को हक कर लेती है। ये देखकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसकी नज़र यानली की नेक पर जाती है जहाँ पर बाइट मार्क्स के निशान थे। ये देखकर विंग यानली को हक करके कहता, शिजे आप ठीक हो ना? क्या हो शिजे? जिस पर यानली जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो अपने आंसू को साफ करते कहते, कुछ भी तो नहीं, वो मैं थोड़ा डर गई थी, तुम नहीं मिले ना इस वजह से। जिस पर विंग कहता, ओके शिजे, मैं यही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ हुआ है शिजे? बताइए मुझे, आपका अश्विन है ना? जिस पर यानली कहते, नहीं अश्विन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी बोलकर वो एक फेक स्माइल देती है। इस पर विंग उससे फिर से पूछता है लेकिन यानली कोई जवाब नहीं देती। एंड देख कर विंग भी कुछ नहीं पूछ पाता एंड उसके बाद यानली को वो कैरेज में भेज देता है। यानली वहाँ से चली जाती है। वहीं हुसैन जो कि यानली को देख रहा था विंग हुसैन से कहता है, हुसैन। जिस पर हुसैन अपनी नज़रें विंग की तरफ करता है। इस पर विंग कहता है, मुझे तुमसे काम है। जिस पर हुसैन कहता है इस पर विंग कहता है, जिस पर विंग उसे एक काम बताता है। एंड जब हुसैन ये सब सुनता है तो कहता है कि क्या आप श्योर हैं ड्यूक विवुशियान? इस पर विंग कहता है, मैं श्योर हूँ, मुझे उस इंसान के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जिस पर हुसैन कहता है, हालांकि उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी है लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं पर्सनली इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूँगा। इस पर विंग कहता है, थैंक यू हुसैन, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। इस पर हुसैन कहता है, ड्यूक आप कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं आपकी मदद क्यों ना करूँ? ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। जिस पर विंग बस अपने सर को हिला देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वांगजी देखता है जो कि विंग की तरफ ही आ रहा था। वांगजी वो देख कर विंग कहता है, लानजान तुम यहाँ? इस पर वांगजी कहता है, तुम्हारे शिजे ठीक है ना? इस पर विंग की बाहें इकट्ठी हो जाती हैं एंड वो पूछता है, क्या हुआ है शिजे के साथ? मैंने
मैंने उनके नेक पर निशान देखे, लेकिन उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस पर वांगजी बताता है कि मैंने उन्हें ज़ीशान के साथ देखा था। ये सुनकर विंग की मुठ्ठियाँ कस जाती हैं, क्योंकि उसे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग, आई थिंक तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी शीशे की शादी ज़ीशान से नहीं करनी चाहिए। इस पर विंग गहरी सांस लेकर कहता है, हम भी ये शादी नहीं चाहते, लेकिन इम्पीरियल फैमिली से हम पर प्रेशर है इस चीज़ के लिए। जिस पर वांगजी कहता है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि इम्पीरियल फैमिली इस चीज़ को मना कर दे। जिस पर वांगजी कहता है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, तुम जानते हो ना कि एम्पर कितना पावरफुल है। इस पर वांगजी कहता है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। इस पर विंग कहता है ना सॉल्यूशन, एम्पर को उसकी गद्दी से हटा दो, इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जो सुनकर वांगजी कहता है, वो तो हम करेंगे, लेकिन इस पर विंग कहता है, हाँ पर जल्दी करेंगे। फिर वो वांगजी के शोल्डर्स पर हाथ रखता है एंड उसे अपने करीब करते कहता है, लानजान, अपनी शीशे की शादी उस ज़ीशान से होते हुए नहीं देख सकता। इस पर वांगजी भी अपने सर को हाँ में हिलाता है एंड वो सोचता है कि नॉवल के एंड तक, हाँ, इस नॉवल में यानली के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर लिखी थी कि एम्पीरियल फैमिली से जिसे सबसे ज़्यादा परेशान किया गया था वो यानली थी। एंड उसे यूज़ करने वाला सिर्फ ज़ीशान ही नहीं बल्कि खुद एम्पर भी था। यहाँ तक कि जिन गोंगशान ने भी यानली को मोलेस्ट किया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और यानली इस बारे में कुछ नहीं कर पाई। यानली बस सब कुछ बर्दाश्त करती रही एंड उसे आखिर में सिर्फ डेथ मिली, और वो भी पेनफुल। और यानली ने खुद को पॉइजन देकर मारा और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे सिर्फ यूज़ करता था। इस वजह से सारे मैंस उसे यूज़ करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी सर्वेंट भी उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेते थे। और ज़ीशान उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता, वो तो यानली पर ध्यान ही नहीं देता था। उसके लिए यानली सिर्फ उसके लिए रात को यूज़ करने वाली, बेड पर यूज़ करने वाली थी, और दिन में उसके लिए एज अ सर्वेंट थी। कभी कभी तो वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ रहता था और वो यानली को एज अ सर्वेंट इस्तेमाल करता था, और कभी कभी वो यानली के साथ बहुत ज़्यादा उसे मोलेस्ट करता था। और यानली इन सब में कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना वो अपनी फैमिली से कुछ कह पाती थी और ना किसी और से। और इसी वजह से इस स्टोरी में यानली की बहुत पेनफुल डेथ हुई थी। वांगजी इन सब के बारे में सोच रहा था, और सोचते सोचते वो जाकर कैरेज में बैठ जाता है जहाँ यानली ऑलरेडी बैठी हुई थी, और वो अपने हैंकी से अपने आंसुओं को साफ़ करती है। यानली जो कि अपने आंसू साफ़ कर रही थी। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी एंड आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।